Assalamu alaikum, it's Varda Ali. Welcome to Psychic Learners Academy by Via Baloch. We are starting our lesson 14, person perception. इसमें हम ये बात कर रहे थे किस तरह हम लोगों को परसीव करते हैं। तो इसके अब जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इसमें मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम जेंडर सोशलाइजेशन के बारे में बात करें कि किस तरह इनके इम्प्रेशन बनते हैं दोनों जेंडर्स के, ठीक है। और कल्चर का क्या इम्पैक्ट है पर्सन परसेप्शन पे, और जेंडर और कल्चरल डिफरेंसेस किस तरह आते हैं नॉन वर्बल क्यूज के अंदर, और पर्सनालिटी ट्रेट्स का क्या रोल है पर्सन परसेप्शन में, और हम ओवरऑल इम्प्रेशन जो है वो किस तरह बनाते हैं, ठीक है, वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जेंडर सोशलाइजेशन की। तो एक सोशल रोल जो होता है ना वो एक क्लस्टर ऑफ मतलब हमारे से जो सोशली एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक इंडिविजुअल इस तरह होगा, इस तरह सोशल सिचुएशंस में या इस तरह सोसाइटी में परफॉर्म करेगा। तो वो जो एक्सपेक्टेशंस हैं, सोशली डिफाइंड एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है, जो एक इंडिविजुअल को दी जाती हैं किसी भी सिचुएशन में, उससे एक्सपेक्ट की जाती हैं, वो उसका सोशल रोल होता है। तो सोशल रोल एक सोसाइटी डिफाइन करती है एक इंडिविजुअल के बारे में, ठीक है, एक इंडिविजुअल पर वो अप्लाई होते हैं सोशल रोल्स, और इसमें इंडिविजुअल जो है वो वेल लर्न रिस्पॉन्सेज देता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एलिस एग्ले, ठीक है, सोशल रोल थ्योरी इसने दी थी। इसके अकॉर्डिंग जो डिफरेंट सोशल रोल्स होते हैं वुमेन और मेन के, ठीक है, उनकी परसेप्शन डिफरेंट है। मतलब वुमेन और मेन दोनों से डिफरेंट किस्म का बिहेवियर जो है वो परसीव किया जाता है, एज्यूम किया जाता है, ठीक है। तो स्टेफन शील्ड ने डिस्क्राइब किए दो कंट्रास्टिंग इमोशनल स्टाइल्स, अब जो कि बोथ मैन और वुमेन से डिफरेंटली एक्सपेक्ट किए जाते हैं। मतलब अगर एक में वो इमोशनल स्टाइल है तो दूसरे में वो वैसा एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल इसने कहा एक्स्ट्रावर्जेंट एक्सप्रेसिवनेस है, जिसका मतलब होता है ओपन स्टाइल एक्सप्रेशन, यानी कि आप जो है वो अपने इमोशंस को ओपनली जो है वो एक्सप्रेस करो, कम्युनिकेट करो। तो ये जो चीज़ है ये एसोसिएट करती है फेमिनिटी के साथ। और जो सेकेंड इमोशनल स्टाइल है, ठीक है, जो कि इंटेंस इमोशन को कंट्रोल में रखना है, इसे जो है वो मैनली इमोशंस कहा गया है, क्योंकि ये मैस्कुलिनिटी के साथ जो है वो सॉरी कनेक्ट करता है, ठीक है। तो अब ये दोनों इमोशंस जो हैं वो जो है वो डिफरेंट जेंडर्स के साथ डिफरेंटली जो है वो एसोसिएट करते हैं। जैसे मेंस को ये कहा जाता है कि वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन है, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी सिचुएशन में। और जो एक्स्ट्रावर्जेंट एक्सप्रेसिवनेस है उसमें इमोशंस जो हैं वो दूसरों की सर्विस होते हैं, ठीक है, वो वुमेन से रिलेट करता है। शील ने अब कहा कि नॉर्थ अमेरिकन कल्चर में जो मैन के इमोशंस हैं उन्हें एक्स्ट्रावेजेंट इमोशन कंसीडर किया जाता है। मतलब उन्हें ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है एज कंपेयर टू एक्स्ट्रावेजेंट इमोशन, ठीक है। यानी कि जो उनका इमोशन को कंट्रोल करना है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा जाता है एज कंपेयर टू एक्स्ट्रावेजेंट इमोशन, क्योंकि ये वो बिलीव करते हैं कि वो रैशनल बिहेवियर यानी कि एक रियलिटी बेस्ड बिहेवियर जो है वो परफॉर्म करें। इन कॉन्ट्रास्ट जो फेमिन के इमोशनल स्टैंडर्ड्स हैं, जिसमें इमोशनल एक्सप्रेसिवनेस है, ठीक है, यानी कि इमोशंस को एक्सप्रेस करना, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि उन्हें समझा जाता है कि उनके जो इमोशंस होते हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, ठीक है। तो रिसर्च यही इंडिकेट करती है कि बॉयज को अपने इमोशंस, वो इमोशंस जो कि एंगर से रिलेट करते हैं, कंटेम्प्ट से रिलेट करते हैं, पावर से रिलेट करते हैं, वो एक्सप्रेस करना जो है वो उन्हें कहा जाता है। जबकि जो गर्ल्स हैं उनको इनकरेज किया जाता है कि वो हैप्पीनेस, फियर, एम्पैथी, पावरलेसनेस, सेटिस्फेक्शन जैसे इमोशंस को एक्सप्रेस करें, क्योंकि उनके अंदर क्वालिटीज ही ऐसी हैं और उनको वो वैसे ही जो है उनके नॉन वर्बल क्यूज को अंडरस्टैंड किया जाता है, समझा जाता है। फॉर एग्जांपल एक मेटा एनालिसिस किया गया 75 स्टडीज, ठीक है, 75 स्टडीज का मेटा एनालिसिस किया गया। तो उसमें ये पता चला
कि जो वुमेन्स हैं वो नॉन वर्बल जितनी भी कम्युनिकेशन होती है उसे बहुत आसानी से जो है वो डिकोड कर लेती हैं, ठीक है। और वुमेन के अंदर ये टेंडेंसी है कि जो नॉन वर्बल क्यूज हैं, डिफरेंट नॉन वर्बल क्यूज हैं, उनको डिटेक्ट कर सकती है, ठीक है। एक स्टडी ने ये भी शो किया कि वुमेन की बहुत अच्छी एबिलिटी होती है कि वो फेशियल एक्सप्रेशंस को और बॉडी के क्यूज हैं उसको समझ सके, ठीक है। मतलब उसको वॉइस टोन का इतना मतलब इम्पोर्टेंस नहीं है जितनी फेशियल एक्सप्रेशंस और बॉडी क्यूज को देखकर वो जो है वो डिकोड कर सकती है, ठीक है। और रिसर्च जो है वुमेन्स जो हैं वो, रिसर्च ने ये भी बताया कि वुमेन्स जो हैं वो हैप्पीनेस को कम्युनिकेट करने में ज़्यादा बेटर हैं, वाइल जो मेन हैं वो एंगर को कम्युनिकेट करने में ज़्यादा जो है वो बेटर हैं, ठीक है। उसके बाद जो नॉन वर्बल क्यूज में डिफरेंसेस, कल्चरल डिफरेंसेस आ जाते हैं कि आप काफी सारे नॉन वर्बल बिहेवियर्स हैं जिसको हर कल्चर में डिफरेंटली परसीव किया जाता है, ठीक है। हर कल्चर में जो नॉन वर्बल क्यूज हैं उनको डिफरेंटली परसीव किया जाता है। यहाँ अगर यहाँ पर जो है वो स्माइल का कुछ, हैंडशेक का कुछ और मतलब है तो डिफरेंट कल्चर्स में कुछ और मीनिंग लिया जाता होगा। इसी तरह कल्चर डिफरेंसेस आ जाते हैं। इसके बाद आ जाता है इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिविज्म, ठीक है। तो मतलब जो काफी सारे कल्चर्स हैं जिसमें इंडिविजुअलिज्म को जो है वो इम्पोर्टेंस दी जाती है, और कुछ कल्चर्स हैं जहाँ पर कलेक्टिविज्म है, ठीक है। तो जो कलेक्टिविस्ट होते हैं वो अपने बिहेवियर को ज्यादा मॉनिटर करते हैं एज कंपेयर टू इंडिविजुअलिस्ट, ठीक है। ताकि जो कलेक्टिविस्ट हैं वो इसलिए मॉनिटर करते हैं अपने बिहेवियर को ताकि वो जिस ग्रुप में रहते हैं उसकी फंक्शनिंग पर कोई भी डिस्टरबेंस ना आए, ठीक है। अब इमोशंस के अकॉर्डिंग रिसर्च ये बताती है कि वो लोग जो कलेक्टिविस्टिक से हैं और इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर से हैं, मतलब जब वो पॉजिटिव इमोशंस को पब्लिकली शो करते हैं तो उनमें कोई डिफरेंस नहीं आता। मतलब कलेक्टिविस्टिक और इंडिविजुअलिस्टिक दोनों एक तरह से अपने पॉजिटिव इमोशंस पब्लिकली शो करते हैं, बट जब नेगेटिव इमोशंस की बात आती है तो कलेक्टिविस्टिक वालों को काफी अनकंफर्टेबल होते हैं वो, ठीक है। कल्चरल डिफरेंसेस जो हैं वो आ जाते हैं उनके नॉन वर्बल क्यूज के अंदर, इंडिविजुअलिस्टिक और कलेक्टिविस्टिक में कल्चर डिफरेंसेस आ जाते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हैं शेकिंग हैंड्स की, टचिंग, स्पेस रिलेशन, आई कांटेक्ट, इन सब के डिफरेंट मीनिंग्स लिए जाते हैं डिफरेंट कल्चर्स में। लाइक नॉर्थ अमेरिकन कल्चर में लोग जो फर्म हैंडशेक करते हैं, ठीक है, उनको समझा जाता है कि वो एडवेंचरस है, एक्स्ट्रावर्टेड है, वो शाय है और लेस न्यूरोटिक है एज कम्पेयर टू जिनका वीक हैंडशेक होता है। अगर फर्म ग्रिप है तो अमेरिका में उसको कॉन्फिडेंस और वार्मथ समझा जाता है, जबकि एशियन और मिडिल ईस्टर्न्स में जेंटल ग्रिप जो है उसको ज्यादा प्रेफर किया जाता है। मतलब एक फर्म ग्रिप हो, जेंटल ग्रिप हो तो उसको ज्यादा प्रेफर किया जाता है, अगर फर्म ग्रिप हो तो उसको एग्रेसिवनेस का साइन समझा जाता है। और जापानीज में इसको जो है वो ग्रीट किया जाता है, मतलब वो इस तरह ग्रीट करते हैं, ठीक है। उसके बाद टचिंग में आ जाता है कि जो अमेरिकन हैं और जो एशियंस हैं वो टच ओरिएंटेड नहीं है एज कंपेयर टू डिफरेंट अदर कल्चर्स। उसके बाद रिलेशनशिप्स की जो स्पेस है, नॉर्थ अमेरिकन में जो है वो रिपोर्ट किया गया है कि जो प्रेफर डिस्टेंस है दो लोगों के दरमियान वो 30 इंचेस का होता है, जबकि एशियंस जो है वो काफी फार्दर अपार्ट जो है वो पसंद करते हैं रहना। और मिडिल ईस्टर्न जो है वो एक दूसरे के करीब खड़े होते हैं, अगर वो दूर खड़े हों तो वो उसे अनफ्रेंडलीनेस का साइन समझते हैं, ठीक है। और आई कांटेक्ट जो है, नॉर्थ अमेरिका में अगर डायरेक्ट आई कांटेक्ट हो तो उसे साइन ऑफ कॉन्फिडेंस समझा जाता है, जबकि कोरिया और कुछ पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान में डायरेक्ट आई कांटेक्ट को इंटिमिडेटिंग या कभी कभार सेक्सुअल इंटरेस्ट का इंडिकेटर भी समझा जाता है। उसके बाद जो है कुछ ट्रेडिशनल कल्चर्स में फीमेल्स को आई गेज को अवॉइड करने का समझाया जाता है, ठीक है। उसके बाद बात आती है इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर एंड पर्सनालिटी। कलेक्टिविस्टिक जो हैं वो अपने, जैसे हमने पहले बात की कि वो अपने बिहेवियर को ज्यादा मॉनिटर करते हैं एज कंपेयर टू इंडिविजुअलिस्टिक, क्योंकि वो अपने ग्रुप की नॉर्मल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते।
तो कलेक्टिविस्टिक जो है वो ज्यादा अनकंफर्टेबल होते हैं, पब्लिकली अपने नेगेटिव इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। कलेक्टिविस्टिक जो है वो ज्यादा अनकंफर्टेबल होते हैं जब भी उन्होंने नेगेटिव इमोशंस को एक्सप्रेस करना होता है पब्लिकली। अब हम इंप्रेशन फॉर्मेशन की बात करते हैं विद ट्रेड्स, ठीक है, ट्रेड्स के हिसाब से, जैसे कि सेंट्रल ट्रेड्स हैं। तो पर्सनालिटी को जो है वो कॉमनली इस तरह ज्यादातर इम्प्रेशंस जब बनते हैं ना, तो पर्सनालिटी ट्रेड्स को यूज किया जाता है। जैसे कि पर्सन परसेप्शन में ऐश की हाइपोथेसिस थी कि जो हमारा ओवरऑल इम्प्रेशन होता है ना, वो हम डिफरेंट जितने भी हमारे पर्सनालिटी ट्रेड्स हैं उनको एड अप करके बनाते हैं। कुछ ट्रेड्स जो हैं, अब अगर हम सब ट्रेड्स को ऐड अप करें तो वो हमारे ओवरऑल जो पर्सनालिटी है उसे नहीं बताती, क्योंकि बहुत सी ट्रेड्स ऐसी हैं जो डिसप्रोपोर्शनेट हैं, ठीक है, जो हमारी ओवरऑल इंप्रेशन को अफेक्ट करती हैं और ट्रेड्स का मीनिंग भी चेंज कर देती हैं। ठीक है, लाइक हर पर्सन में ऐसी काफी सारी ट्रेड्स होती हैं जो दूसरी ट्रेड्स को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो उन ट्रेड्स को अगर हम सब ट्रेड्स को ऐड अप कर दें तो उससे जो है वो हम पर्सनालिटी को या ओवरऑल इंप्रेशन को जो है वो सही नहीं बना सकते। तो वो ट्रेड्स जो कि इन्फ्लुएंस कर देती हैं हमारे इंप्रेशन को, ठीक है, और जो डिसप्रोपोर्शनेट होती हैं उनको हम कहते हैं डोमिनेंट ट्रेड्स, वो होती हैं सेंट्रल ट्रेड्स। ठीक है, और इंटेलिजेंस, स्किलफुल, इंडस्ट्रियस, वार्म, डिटर्मिन्ड, प्रैक्टिकल, क्वेश्चंस, ठीक है, ये सारी जो हैं ये लेस इंपॉर्टेंट ट्रेड्स हैं और ऐश ने इन्हें पेरिफेरल ट्रेड्स कहा है। इन रिजल्ट्स की बेसिस पर ऐश ने ये कहा कि जो वार्म और कोल्ड ट्रेट है ना वो सेंट्रल ट्रेट है जो कि ओवरऑल इंप्रेशन को इफेक्ट करती है। ठीक है, उसके बाद ऐश ने ये कहा कि जब भी हम दूसरों से अवेयर होने की कोशिश करते हैं तो हम उनका ओवरऑल इंप्रेशन लेते हैं, उनकी जितनी भी ट्रेड्स हैं उनका एवरेज करके, ठीक है, बट हम ज्यादा वेटेज जो है वो उन ट्रेड्स को दे देते हैं जो हम समझते हैं कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हमने किसी स्पेसिफिक ट्रेड को इम्पोर्टेंस दे दी, उस सोशल कॉन्टेक्स्ट, जिस सोशल कॉन्टेक्स्ट में हमने एवेल्युएट किया उसकी बेसिस पर हमने किसी स्पेसिफिक ट्रेड को इम्पोर्टेंस दे दी। तो ऐसी चीज हमारी जो इम्प्रेशन फॉर्मेशन है उसको काफी ज्यादा अफेक्ट करती है। उसके बाद बात आती है इम्प्लिसिट पर्सनालिटी थ्योरी की। अब इसमें जो है वो हमने जैसे स्टीफन ग्लास की बात की थी, उसको समझा जाता था एक यंग हार्ड वर्किंग एम्बिशियस जर्नलिस्ट। ठीक है, तो जब उसके बारे में ये नई स्टोरी आई, सबको पता चला कि उसका एक ऐसी रिपोर्ट उसने दी है, तो सब बहुत ज्यादा शॉक थे और वो बिलीव ही नहीं कर पा रहे थे कि वो इस तरह का पर्सन है। ठीक है, तो रिसर्च सजेस्ट करती है कि कुछ सेंट्रल ट्रेड्स होती हैं, ठीक है, और हमारी जो एक पर्सन की जो मतलब लोग जो इम्प्रेशन बनाते हैं उनके, वो अपने प्रियोर बिलीफ्स यानी कि जो उनके पहले बिलीफ्स बने होते हैं उनकी बेसिस पर बनाते हैं। ठीक है, और जो पर्सनालिटी वो जज करते हैं वो अगर लॉजिकली जो है वो मतलब लॉजिकली वो नहीं भी ठीक, मगर फिर भी वो अपने पुराने बिलीफ्स के अकॉर्डिंग ही एक पर्सनालिटी को जज करते हैं, उसकी जजमेंट देते हैं। ठीक है, तो ये जो अगर वो मतलब ऐसा हो कि वो एजम्पशंस जो हैं वो बिलीफ सिस्टम या जो हमारा बिलीफ सिस्टम है वो एसोसिएट करे, यानी ये जो अजम्पशंस हैं या जो हमारा बिलीफ सिस्टम है जो हम ट्रेड्स और बिहेवियर्स की एसोसिएशन से बनाते हैं, इन्हें हम इम्प्लिसिट पर्सनालिटी थ्योरी कहते हैं। ठीक है, इम्प्लिसिट पर्सनालिटी थ्योरी क्या है कि जो बिलीफ सिस्टम हम ट्रेड्स और बिहेवियर्स को एसोसिएट करके बनाते हैं उसे इम्प्लिसिट पर्सनालिटी थ्योरी कहते हैं। इम्प्लिसिट पर्सनालिटी थ्योरी में एक इम्प्रेशन बनता है, मतलब हमारे जो प्रिंसिपल है मतलब इवेल्युएटिव कंसिस्टेंसी का, यानी कि हम दूसरों को देखते हैं इंटरनली कंसिस्टेंट होके, यानी कि हमारे जो पुराने बिलीव्स हैं उन्हीं के बेसिस पर कंसिस्टेंट रह के हम न्यू इंफॉर्मेशन को जो है जो भी आती है उसको नहीं देखते,
ठीक है, जितनी भी कॉन्ट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन आती है उसको हम जो है वो इग्नोर कर देते हैं और हम कंसिस्टेंट रहते हैं। तो ये जो एफर्ट है कंसिस्टेंसी की तरफ, ये कभी कभार जो है वो मतलब ज्यादातर जो है वो कॉन्ट्रडिक्टरी इंफॉर्मेशन को जो है वो डिस्टॉर्ट कर देती है, बिल्कुल खत्म कर देती है। हम इग्नोर कर देते हैं जो भी नई इंफॉर्मेशन आती है और हम अपने पुरानी इंफॉर्मेशन के साथ कंसिस्टेंट रहते हैं और उसी की बेसिस पर हम इंप्रेशन बनाते हैं, उसे कहते हैं इम्प्लिसिट पर्सनैलिटी थ्योरी। उसके बाद बात आती है इंटीग्रेटिंग इंप्रेशंस की। तो हम दूसरों के इमोशंस को जो वो एक्सप्रेस करते हैं उससे इन्फर करते हैं कि वो एक्चुअली में क्या है। ठीक है, तो हम अपने जो ऑब्जर्वेशन है, जो अपीयरेंस की ऑब्जर्वेशन है, जो बिहेवियर्स की ऑब्जर्वेशन है, उनसे हम लोगों की पर्सनालिटी को इन्फर करते हैं। ठीक है, तो जो इंटीग्रेटिंग इम्प्रेशंस है, दूसरों के इम्प्रेशंस को जो इंटीग्रेशन है या जो उनको समझना है, ठीक है, इसमें डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, जिसमें आ जाती है पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी बाइस। ठीक है, पॉजिटिविटी बाइस ये होती है कि हम किसी के पॉजिटिव जो है पॉजिटिव फेवरेबल जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उनको देखते हैं, उन्हीं की बेसिस पर इम्प्रेशन बनाते हैं। तो जो हमारे फेवरेबल इम्प्रेशंस होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा मुश्किल होते हैं चेंज करना एज कम्पेयर टू अनफेवरेबल इम्प्रेशंस। अब नेगेटिविटी बाइस जो है वो ये होती है कि हम किसी की नेगेटिव ट्रेड्स को जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं। मतलब हमने एक एवरेज लिया किसी की पर्सनालिटी का, उसमें हमने नेगेटिव जितनी भी चीजें थी उनको ज्यादा वेटेज दे दी। ठीक है, जितनी भी नेगेटिव क्वालिटीज थी। तो ये जो नेगेटिव बाइसनेस होती है या जो नेगेटिविटी या अनफेवरेबल जो इम्प्रेशंस होते हैं, ये चेंज हो जाते हैं। तो इसलिए ये हमारी सर्वाइवल वैल्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती है प्राइमरी और रेजेसी इफेक्ट्स की। रेजेसी इफेक्ट्स, प्राइमरी इफेक्ट ये होता है कि हमने एक पर्सन से जो पहली इंफॉर्मेशन हमें मिली है उसको हम ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं, और बाद में हमें जितनी मर्जी इंफॉर्मेशन मिल जाए हम उसको जो है वो कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं देते। खास ज्यादा वेटेज जो है वो हम पहली इंफॉर्मेशन को दे देते हैं। जैसे कि हम कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो इसकी ऐसा हम क्यों करते हैं, इसकी पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ये भी है कि हम जब भी कोई एक हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है किसी भी पर्सन के बारे में, तो उसके वो जो है हमारे अंदर कॉग्निटिव स्कीमा या मेंटल आउटलाइन बना देता है, तो जिसकी वजह से हम लेटर जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है उसको हम उसको यूज ही नहीं करते। ठीक है, तो जो लेटर इंफॉर्मेशन है वो हमारे उन स्कीमास के साथ जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट करती है, वो उनके साथ मैच नहीं करती, तो हम उस इंफॉर्मेशन को इग्नोर कर देते हैं और हम सिर्फ अपने पास पहली इंफॉर्मेशन को सेफ रखते हैं। और ये है प्राइमरी इफेक्ट, सॉरी, प्राइमेसी इफेक्ट। ठीक है, तो जो प्राइमेसी इफेक्ट है ये पर्सन परसेप्शन में रेगुलरली होता है। ठीक है, मतलब हम रेगुलरली जब हमने पर्सन परसेप्शन करनी होती है तो पहली इंफॉर्मेशन जो आती है हम उस पर जो है वो रिलाई करते हैं। मगर कभी कभार यही चीज रिवर्स हो जाती है, जब लोगों को बताया जाता है कि अब वो उन्होंने जो इम्प्रेशन बनाया है उसको उन्होंने जस्टिफाई करना है, तो तब जो है वो पर्सन के पास ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं कि वो लेटर जो इंफॉर्मेशन उसके पास आती है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देता है। तो इसे हम कहते हैं रिसेंसी इफेक्ट। उसके बाद बात आ जाती है एवरेजिंग प्रिंसिपल की। एवरेजिंग प्रिंसिपल सबसे ज्यादा अच्छी जो है वो हमें प्रिडिक्शन देता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है उसको कंबाइन करते हैं, जितने भी पॉजिटिव नेगेटिव सारे इंप्रेशन हैं उनको कंबाइन करते हैं और एक एवरेज मॉडल लेते हैं, और जिससे हमें एक एवरेज ट्रेड मिल जाती है, एवरेज जिसमें हम ट्रेड्स को जो है वो इक्वली वेटेड या इंपॉर्टेंस देते हैं। तो ये सबसे बेस्ट प्रिडिक्शन होती है। उसके बाद आ जाता है हेलो इफेक्ट। तो एक वो पर्सन जिसको जो है वो सराहा जाता है, जिसे पसंद किया जाता है, उस समझा जाता है कि उसके अंदर और भी अच्छी क्वालिटीज होंगी। ठीक है, तो लोग जो हैं वो उसको उसी कंसिस्टेंट इम्प्रेशन के ऊपर जो है वो इवेल्युएट करते हैं। हेलो इफेक्ट क्या है कि एक पर्सन जिसे पसंद किया जाता है, जिसे अच्छा समझा जाता है, उसे कहा जाता है कि उसके अंदर हर अच्छी क्वालिटी मौजूद होगी, तो उसे उसी कंसिस्टेंट जो है इम्प्रेशन उसके बारे में बनाया गया है उसी के अकॉर्डिंग उसे इवेल्युएट किया जाता है। ये होता है हेलो इफेक्ट। तो यहाँ पर हमारा लेसन खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच।